हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, अब समय आ चुका है कि एमटीएस हवलदार के लिए नए नए ओरिजिनल पेपर को हम काफ़ी अच्छी तरीके से हल करें। तो लीजिए साथी, आज पूरा पेपर बनकर आ चुका है एमटीएस हवलदार का, यानी पेपर से पहले पेपर आप सभी के बीच में आ चुका है, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे। तो साथ ही इस टाइम आप देख रहे होंगे कि 2025 में एसएससी के लगभग 3 एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, तो उसमें सारे क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। तो आज के इस पहले क्लास में हम आपके लिए एमटीएस हवलदार के लिए एक नए ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको जो एमटीएस हवलदार का 4 सब्जेक्ट है, यानी जो मेन आपका सब्जेक्ट है जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, तो इन्हीं चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी साथ ही एसएससी की नए पैटर्न पे। तो पहले क्लास में हम लोग 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का लक्ष्य केवल 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो समय अब देखिए काफ़ी नज़दीक आ चुका है हमारे बीच में, क्योंकि पेपर अगले मंथ में स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसके लिए अब हमें लगभग 30 नए ओरिजिनल पेपर को, वो भी साथ ही पूरा पेपर हल करने की ज़रूरत बहुत है। तो इसलिए साथ ही आज इसे जो शाम को 6:30 पे हम आपको क्लास देंगे, वो पूरे पेपर का सोल्यूशन देने वाले हैं। तो ये पेपर आपको जरूर हल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप पहली बार में एग्ज़ाम को फतेह कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि 2025 के शिफ्टों में एमटीएस हवलदार में कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे और किस पैटर्न में सवाल पूछे जाएंगे। तो सारा पैटर्न आपको मालूम हो जाएगा इसी क्लास से। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस पहले पेपर को हल करते हैं। तो आपका क्या काम होगा कि जैसे एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका सीधे काटा जाएगा, क्योंकि भाई एमटीएस हवलदार में एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर माइनस मार्किंग होता है। ये बात याद रखिएगा। तो चलिए दोस्त, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो लगातार शाम को 6:30 पर ये पेपर आप सभी के बीच में आने वाली है। ओके, तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करिए। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को किसके रूप में जाना जाता है? बताइए, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को किसके रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, कैंपोस के रूप में जाना जाता है। तो पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, NR नारायण मूर्ति हैं। ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? बताइए, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो याद रखिएगा, कथक की हैं। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कथक कहाँ का है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, यूपी का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। ये भी बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये तो हाल का सवाल है, करंट अफेयर में ये सवाल बन सकता है। तो दोस्त मेरे बताइए, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, जो वेनेजुला की रहने वाली है मारिया कोरिन मचाडो, इन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। भाई डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी प्रयास किए थे कि उन्हें मिल जाए नोबेल शांति पुरस्कार का अवार्ड, लेकिन इन्हें नहीं मिला। तो किन्हें मिला? मारिया कोरिन मचाडो को मिल गया है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है, त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडारण क्या कहलाता है? बताइए दोस्त मेरे, नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है, त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडारण क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, डेल्टा कहलाता है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, भारत के विदेश व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो दोस्त मेरे बताइए, भारत के विदेश व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है?
तो याद रखिएगा 1991 को, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को, रिवॉल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी यानी आरएसपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, रिवॉल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा 1940 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो दोस्त मेरे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 324 में है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? बताइए, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा 9 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्त मेरे, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट करते हैं यानी राष्ट्रपति। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? चलिए भाई इस सवाल का राइट आंसर बताइए। क्या दे रखा है सवाल, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1852 में हुई थी। ठीक है, और मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्त मेरे 1884 में हुई थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? डेट आपको मालूम है? 1876 में हुई थी। और इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। तो अब हमें क्रम वाइज सही करना है, सजाना है। जैसे सबसे पहला 1852, तो ऑप्शन है आपका हो जाएगा पहले नंबर पे। फिर उसके बाद 1875 पे यानी डी है इंडियन लीग, तो ए डी हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे कौन सा, ये 76, ये 84 यानी 76 वाला हो जाएगा, तो इंडियन एसोसिएशन सी नंबर पे है। और लास्ट में 1884 है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन कौन सा भाई? 1884 बी है। तो ये क्रम है ए डी सी बी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है ए डी सी बी के नाम से? तो दोस्त मेरे देखिए डी ऑप्शन है। इसी क्रम में हमें बैठाना था। तो देखिए पहले ए है, फिर डी है, सी है, फिर बी है। जिस वर्ष में जिसका गठन हुआ उसके हिसाब से आपको इसे क्रम में अपने रूप में सजाना था। तो डी ऑप्शन जो बन रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त मेरे क्वेश्चन नंबर 12 को, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? बताइए, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो आपको याद होगा भाई औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया था। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा अनुच्छेद 39 ए में है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से कौन से औषधि चट्टान की विशेषता है? बताइए, औषधि चट्टान की विशेषता कौन सी है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा सीली भवन की। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो साथ ही इस टाइम आप जितने भी, जैसे कि आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम एसएससी के द्वारा कंप्लीट हुआ 2025 में, फिर स्टेनोग्राफर का एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है, सीजीएल का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो ये तीनों एग्जाम एसएससी के नए पैटर्न यानी एडिक्यूटी पैटर्न पे आए थे। तो जिस लेवल का एग्जाम था उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे रहे। जो मान लीजिए चलिए सिलेक्शन पोस्ट में 3 लेवल का एग्जाम था, एक 10th 12th और ग्रेजुएशन। तो देखिए जो 10th लेवल का एग्जाम था तो 10th टाइप का क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एमटीएस हवलदार का पेपर 10th लेवल का होने वाला है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। और इस बार हर एसएससी के एग्जाम में बंदरगाह का सवाल पूछा जा रहा है, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसलिए हर क्लास में अब यहाँ से बंदरगाह के टाइप के सवाल हमको ऐड करना है। तो आप डेली क्लास करेंगे, नोटिफिकेशन को आप ऑन करिएगा। यदि दोस्त मेरे आपके पास डेली क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो भाई आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। ओके, बताइए कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है?
तो याद रखिएगा रॉटरडम, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्न में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? बताइए, किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिए भूमध्य सागरीय वन को, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? बताइए, कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? तो याद रखिएगा मसाई जनजाति करती है, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी सोच रहे होंगे सर वो हमारा 40 दिन का 40 मॉक टेस्ट क्या हुआ? तो साथी वो क्लास हम सुबह के टर्म में उसको अपडेट कर रहे हैं, हम उसको टाइम बता देंगे। आप लोग जब क्लास आएगी तो वो ऑलरेडी आपको टाइम मालूम हो जाएगा, ठीक है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको भी हम 40 दिन 40 नए मॉक टेस्ट कॉल करेंगे, अलग से शाम को 6:30 पर ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? बताइए किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? तो याद रखिए दोस्त उड़ीसा राज्य की नहीं मिलती है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 को हल करिए। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? बताइए। तो दोस्त मेरे जो कर्क रेखा 30 डिग्री और 30 एन भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? बताइए, कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो याद रखिएगा सीडल है, बी ऑप्शन सीडल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा सिपकीला से, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को हल करिए। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ का कारण होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो साथी कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो याद रखिएगा चीड़ है, सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो भाई बताइए खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? बताइए, जो थोड़ी थोड़ी गर्मी की स्टार्ट में, जैसे सरसों ये रबी की है यानी ठंडी के समय, शीतकालीन के समय की, गेहूं का रबी का मौसम आ रहा है, जौ भी है, तो सर जी खरीफ की फसल तो केवल चावल है, तो यही बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? बताइए, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26। इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? बताइए, करंट अफेयर के सवाल हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो याद रखिएगा जॉर्जिया मेलोनी बनी है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27। पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? तो वैसे तो भाई 4 वेद आपने पढ़ा होगा, तो बताइए भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं पारंपरिक हिंदू धर्म के? तो भाई 4 ही होते हैं, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। थाई पूसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? बताइए दोस्त मेरे, थाई पूसम त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा तमिल समुदाय द्वारा, ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? बताइए, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? बताइए।
तो याद रखिएगा 1917 में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? बताइए कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए एडक्का का उपयोग होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? बताइए शंभू महाराज किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो याद रखिएगा लखनऊ के दभाई, ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है, इसकी स्थापना किसने की थी? बताइए इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा उस्ताद आमिर खान ने की थी, ऑप्शन है आज से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो साथ ही लॉन टेनिस में जब डबल मैच होता है तो इसके लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? जब दो दो प्लेयर एक साथ खेलते हैं तो इस टाइम कोर्ट की चौड़ाई कितने फीट होती है? तो बताइए। तो याद रखिए 36 फीट होती है, बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? बताइए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। लोटिया किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है? बताइए लोटिया किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है? तो याद रखिएगा भाई ये राजस्थान की है, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। तो दोस्त मेरे अब यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, तो साथ ही इंग्लिश के तो सारे कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाला है, एक भी सिंगल पैटर्न बदलने वाला नहीं है, क्वेश्चन का लेवल भी यही रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम यानी साथ ही विलोम शब्द पूछा है हलो का। हलो मतलब क्या होता है? जैसे कि ये कोई बॉटल रख दिए और ये बॉटल क्या इसमें हलो है, यानी साथ ही क्या हो जाएगा खोखला। हलो का मतलब क्या होता है? खोखला। तो दोस्त मेरे आपको इसका उल्टा बताना है, तो क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है साथी? चालाक। तो भाई हलो का यानी खोखला का तो चालाक होगा नहीं, विलोम शब्द। या स्पूरियस, स्पूरियस का मतलब क्या होता है भाई? नकली होता है। ठीक है, नकली होता है। और वर्थ वाइल का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? महत्वपूर्ण, सार्थक। जैसे कोई खोखला होता है या निरर्थक होता है तो उसका जो विलोम शब्द होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्थ वाइल बोलते हैं। तो दोस्त मेरे हलो का जो एंटोनिम होगा ना वो वर्थ वाइल होगा। याद रखिए महत्वपूर्ण होता है या तो सार्थक होता है। और आर्कड का मतलब क्या होता है दोस्त? धनुषाकार जिसे हम बोलते हैं। क्या? धनुषाकार जिसे हम बोलते हैं भाई, याद रखिएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्त मेरे बताइए कौन सा इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? बताइए क्या बनेगा राइट आंसर? अपेरेंटली, कॉमेटी, फॉरेन या इंटरप्ट? बताइए गुरु क्या बनेगा राइट आंसर? बताइए साहब। तो भाई जैसे अपेरेंटली मतलब जाहिर तौर पर होता है, जैसे आपका कोई जाहिर तौर पे होता है कि अपेरेंटली, ठीक है। कमेटी मतलब समिति, राइट स्पेलिंग है। फॉरेन मतलब विदेशी, ये भी स्पेलिंग ठीक है। लेकिन इंटरप्ट, इंटरप्ट मतलब किसी चीज़ को रोकना है, तो इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इंटरप्ट जो हम रोकते हैं किसी चीज़ को तो इसका राइट स्पेलिंग होता है INTERRUPT होता है। इंटरप्ट मतलब क्या दोस्त मेरे? रोकना होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो भाई एक और इनकरेक्टली बताइए। तो याद रखिए आपके पेपर में लगभग इन्हीं टाइप के 10 से 12 क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे इनकरेक्टली हो गया,
और सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम हो गया, और आपको अंडरलाइन वर्ड दे देगा, इसका बता दीजिए एंटोनिम, इसका इनकरेक्टली बता दीजिए, रेक्टिफाई कर दीजिए। इसी टाइप के सवाल आने वाले हैं। बताइए तो इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? पैरेलल जैसे समानांतर, ठीक है। मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन का मतलब क्या होता है? जो भूमध्य सागरीय होता है, भूमध्य सागरीय जिसे आप बोलते हैं। मिसलिनियस जो विविध होता है, जो हम कोई भी मान लीजिए चैप्टर पढ़े, उसका प्रैक्टिस किए और उसके अलावा एक विविध रहता है, यानी पूरे बुक का कॉन्सेप्ट एक अलग तरीके से एक जगह रहता है, उसको क्या बोलते हैं? मिसलिनियस बोलते हैं भाई। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है दोस्त? अनोखा या अजीब जिसे बोलते हैं, लेकिन उसका राइट स्पेलिंग याद रखिएगा, PECU होता है और LIAR होता है। पेक्यूलियर का मतलब होता है दोस्त मेरे अनोखा, अनोखा, या आप बोल सकते हैं अजीब, अजीब, ठीक है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए दोस्त। पर्सनली रमेश वाज टू हिज विलेजर्स देन हिज एल्डर ब्रदर। बताइए दोस्त, इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा? सेंटेंस को समझना है, उसके बाद राइट आंसर बताना है। पर्सनली यानी खुद, रमेश टू हिज विलेजर देन हिज ओल्डर ब्रदर, और ऑप्शन पढ़िए मोस्ट हेल्पफुल, यानी जो रमेश है वो विलेजर को क्या करता है भाई? अपने खुद से अधिक बड़े भाई से भी खुद मदद करता है। क्या होगा यहाँ पे? तो आप सेंटेंस यदि पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे तुलना की जा रही है। तो दोस्त मेरे, जब तुलना की जा रही है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पर्सनली रमेश वाज मोस्ट हेल्पफुल या मोर हेल्पफुल? तो दोस्त याद रखिएगा मोर हेल्पफुल होगा, ठीक है। याद रखिए दोस्त, मोस्ट हेल्पफुल कब होता है? जब तुलना 3 या उससे अधिक वस्तुओं के बीच हो। जब तुलना 3 या उससे अधिक किसी चीज का तुलना हो, तब वहां पर मोस्ट हेल्पफुल का प्रयोग होता है। तो पर्सनली रमेश वाज मोर हेल्पफुल टू हिज विलेजर देन हिज एल्डर ब्रदर। ओके दोस्त, इसमें तो तुलना की जा रही है, तो तुलना में मोर हेल्पफुल आपका बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो क्या आप सभी का राइट आंसर आया? बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्त मेरे, आप सभी के बीच में एक इंग्लिश का बुक आ चुका है। तो इस बुक को सबसे पहले आप परचेज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस बुक में एक खासियत हम आपको बता दें, यदि इस बुक के सारे क्वेश्चन को आप पढ़ के चले गए तो एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहले तो 2025 तक जितने भी एसएससी के एग्जाम कंप्लीट हुए टॉपिक वाइज दिया गया है, चाहे आप सीजीएल की तैयारी करें, सीएचएसएल की तैयारी करें, सीपीओ की तैयारी करें, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, एमटीएस, पूरा टॉपिक वाइज दिया गया है मेरे दोस्त। और आप लगभग 50% जो है सवाल कॉन्फिडेंटली सॉल्व करते चलेंगे इंग्लिश के। तो मेरे दोस्त, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जरूर से जरूर परचेज कर लीजिए। एग्जाम से पहले इस बुक को एक बार मेरे कहने पर पढ़ लीजिए काफ़ी अच्छी तरीके से, किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। जैसे इंग्लिश में एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली के साथ सॉल्व करेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। एक एक क्वेश्चन डिटेल में दिया गया है। जैसे कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर इंग्लिश में तो हमें नहीं समझ में आएगा, तो भाई जो इसका सोल्यूशन दिया गया ना वो हिंदी में दिया गया है। पहले मैंने बुक को देखा तभी आपके लिए प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पेपर से पहले एक बार जरूर परचेस करिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कॉल करिए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। जैसे अनटिल मतलब क्या होता है? जब तक होता है। वायर्ड, वायर्ड का मतलब अजीब, लेकिन उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है भाई? ध्यान दीजिएगा, WEIRD होता है। देखिए इसमें क्या दिया? WEIRED दे, तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वायर्ड का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? अजीब होता है, ठीक है। या वैक्यूम का मतलब वैक्यूम, सेपरेट मतलब अलग होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 को। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। तो साथ ही यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इसमें से आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। कौन सा पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है? सभी तो ठीक होंगे लेकिन एक केवल ग्रामेटिकल एरर होगा। तो देखिए, जैक प्रोबेबली स्ट्रेंड हिज बैक एज द बॉक्स वाज टू हैवियर। इसका मतलब जैक ने संभवतः अपनी पीठ पर
दबाव डाला क्योंकि बॉक्स बहुत क्या था, भारी था भाई। देखिए, जैक प्रोबेबली स्ट्रेंड हिज बैक एज द बॉक्स वॉज टू हैवियर। जैक ने संभवतः अपनी पीठ पर दबाव डाला क्योंकि बक्सा बहुत भारी था। तो इसमें भाई आप देखिए ना, जो हैवियर दिया, पहले सेंटेंस को यहाँ पे यदि ध्यान से पढ़े होंगे, यदि आपका बेसिक क्लियर होगा, तो हैवियर क्या है, पहले से ही तुलना में है भाई। हैवियर क्या है, पहले से ही तुलना का रूप है। तो टू के साथ भाई, टू के साथ क्या होना चाहिए, हैवियर नहीं होना चाहिए भाई, टू हैवी होना चाहिए। क्या, टू हैवी होना चाहिए। तो याद है, जो टू हैवियर दिया ना, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है भाई। ठीक है, याद रखिएगा, टू हैवियर नहीं होगा। जब हैवियर एक तुलना का रूप लेता है, तुलना जब हैवियर आ गया तो टू के साथ हमेशा हैवी का प्रयोग आना चाहिए, न कि साथ ही हैवियर। यदि टू के साथ हैवियर आपको कहीं दिखे ना, तो समझिएगा वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस सवाल का देखिए ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यही आपका ग्रामेटिकल एरर था। टू हैवी बिल्कुल ठीक होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। बताइए, इन एनिमेट का बताइए, इन एनिमेट का सिनोनिम्स बताइए। तो दोस्त मेरे, इन एनिमेट का मतलब क्या होता है, बेजिंदा, नॉन लिविंग थिंग, यानी निर्जीव। जिसे आप क्या बोलते हैं दोस्त, निर्जीव, उसे हम क्या बोलते हैं, इन एनिमेट बोलते हैं। तो इसका समानार्थी शब्द बताना होगा। कार्टून, लाइफलेस। तो देखिए, लाइफलेस मतलब क्या होता है, बेजान होता है। तो इसी का समानार्थी शब्द है ना भाई, निर्जीव, मतलब जिसमें जान नहीं होता है। इन ह्यूमन का मतलब क्या होता है, अमानवीय होता है। ठीक है, अमानवीय होता है, ये बात याद रखिएगा। और इमिटेट का मतलब क्या होता है, सती नकल होता है। तो इस सवाल का जो बन रहा है बी ऑप्शन, इन एनिमेट का जो सिनोनिम्स होगा वो लाइफलेस हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। नकल डाउन। तो बताइए, नकल डाउन का क्या हो जाएगा, मुहावरा। सोचिए क्या बनेगा राइट आंसर। नकल डाउन यह एक इंग्लिश इडियम है, याद रखिएगा। तो नकल डाउन का मतलब गंभीरता से काम या पढ़ाई शुरू करना है। तो दोस्त मेरे, जब आप गंभीरता से कोई काम या अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नकल डाउन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टू स्टार्ट वर्किंग और स्टडिंग हार्ड। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 44 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। बताइए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ पर्सन हु ईट्स टू मच। बताइए, अधिक खाने वाला व्यक्ति को क्या बोलेंगे, फैटलिस्ट बोलेंगे। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, भाग्यशाली, भाग्यशाली बोलते हैं। साथ याद रखिएगा फैटलिस्ट को। साइकोफेंट को क्या बोलते हैं, बताइए। साइकोफेंट को चापलूस बोलते हैं। जो साथी चापलूस होता है उसको क्या कहते हैं, साइकोफेंट। मिसोगैमिस्ट को क्या बोलते हैं, तो जो साथी विवाह से नफरत करता है, विवाह से जो नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं, मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। और ग्लूटोन को जो अधिक खाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लूटन बोलते हैं। तो दोस्त मेरे, अ पर्सन हु ईट्स टू मच को क्या बोलेंगे, ग्लूटन बोलेंगे। डी विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो भाई एक्सक्लूजन का आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, सबसे उपयुक्त शब्द बताना है। बताइए, एक्सक्लूजन का पहले मतलब बताइए। तो एक्सक्लूजन मतलब बहिष्कार करना, निषेध करना, यानी किसी को समूह से बाहर करना, किसी को अपने समूह से बाहर करना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूजन। यानी उससे आप बहिष्कार कर दिए तो क्या होगा, प्रोहिबिशन होगा। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, निषेध होता है। तो यही तो हो जाएगा सर जी, यही तो हो जाएगा भाई। निषेध मतलब क्या होता है, बहिष्कार ही तो करना होता है, प्रोहिबिशन। यानी एक्सक्लूजन का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, प्रोहिबिशन होगा। सबमिशन तो होगा नहीं भाई, एडमिशन तो होगा नहीं, इनक्लाइनेशन तो होगा नहीं भाई। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स।
बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बताइए साथी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, इस सवाल का राइट आंसर बताइए, गलती नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। तो वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्ट फीट्स, यानी जैसे साथी कोई जिम्नास्टिक होता है, बॉडी बिल्डर होता है, वो करतब दिखाता है, कोई कलाकार होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो एक्रोबैट बोलते हैं। एक्रोबैट का मतलब साथी जिम्नास्टिक या करतब दिखाने वाला, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम द गिफ्ट ऑफ द गैब। बताइए इसका क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो दोस्त मेरे बताइए आप लोग, द गिफ्ट ऑफ द गैब, स्वाभाविक रूप से अच्छी बात करने की क्षमता। भाई आपके अंदर स्वाभाविक है कि आप अच्छी तरीके से बात करने के अंदर करते हैं, आपके अंदर क्षमता है, उसको क्या बोलेंगे। द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से अच्छी बात करने की क्षमता। तो क्या होगा बताइए, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट होगा, बिल्कुल रॉन्ग। लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स, रॉन्ग। इम्पॉसिबल, रॉन्ग। द एबिलिटी टू स्पीक इजली एंड कॉन्फिडेंटली, भाई आपके अंदर इतना योग्य होना चाहिए कि आप अच्छी तरीके से बोल सके, आसानी से बोल सके और बिल्कुल जोश के साथ, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, ठीक है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन जो बन रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। 4 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, इनमें से 3 की आयु 7, 12 और 13 वर्ष है, चौथी लड़की की आयु ज्ञात करिए। ये मैथ का सवाल है, हल करिए दोस्त। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा, कमेंट करके बताइए। 1 मिनट का सवाल समय लीजिए इस सवाल को हल करने में। 17 वर्ष आएगा, 15 वर्ष आएगा, 16 वर्ष आएगा या 14 वर्ष आएगा, बताइए। 4 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, 4 लड़कियों की औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है। 4 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष यानी 12 4 जा 48 के बराबर है, ठीक है। और इनमें से 3 की आयु कितना है दोस्त मेरे, 7 + 12 + 13 है। तो 7 12 19, 19 और 13 32, यानी तीनों लड़कियों की जो आयु मिलाकर हो रही है वो 32 साल हो रही है। ऑलरेडी 4 लड़कियों को औसत आयु 48 दे रखा है, तो 4 × 12 = 48। चौथी के हम कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर देंगे। तो 48 में से दोस्त मेरे 32 को कम करेंगे तो 16 आएगा, यानी चौथी लड़की की आयु कितनी होगी, 16 वर्ष हो जाएगी। तो बताइए दोस्त किसी प्रकार का दिक्कत, तो 48 का सी ऑप्शन सभी का राइट आंसर आ गया। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर बताइए, क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो यहाँ पे साधारण ब्याज पूछा हमसे, तो क्या होता है साथी, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100, ये फॉर्मूला होता है एसआई का। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में 2500, रेट हमेशा प्रतिशत में 7%, टाइम 3 वर्ष बटे में 100, 00 से 00 कैंसिल, 321 और 25 कितना होगा बताइए। 25 × 21 कितना होगा, 25 से कम 25 का 5 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, यानी 525 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना होगा मेरे दोस्त, 525 रुपया होगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 50। 4 वर्षों के लिए 9% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेम टू सेल्स सवाल है 49 नंबर का। 50 नंबर का आंसर बताइए क्या बनेगा, हल करिए। एसआई का फॉर्मूला लगाइए, PRT बटे में 100, हल करिए और पी रखिए, आर रखिए, टी रखिए, बटे में 100 करके अपना आंसर निकल के कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। सभी के लिए होमवर्क करने वाला ये सवाल। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51। 1/7, 2/5 और 3/5 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम ज्ञात करिए। जब साथी बटे में कुछ नंबर दे और आप सभी से एलसीएम पूछ दे, तो सबसे पहले आप क्या काम करते हैं,
ऊपर का एलसीएम निकाल लेते हैं और नीचे का एचसीएफ निकाल देते हैं, तो भाग करा देते हैं। 1, 2, 3 का एलसीएम क्या होगा, आप सभी को मालूम होगा 6 होगा। ऊपर का एलसीएम निकाल दिया और नीचे का 7, 5, 15 का एचसीएफ कितना होगा। जब भाई आप 7, 5, 15 का एचसीएफ निकालेंगे तो भाई एक ही होगा, क्योंकि एचसीएफ में वही संख्या होता है। और हम कैसे निकालते हैं, वही संख्या जो तीनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके। तो एक ऐसी संख्या जो कि साथ ही 7, 5, 15 को पूर्णतः विभाजित करेगा, यानी 7, 5, 15 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो 1 का भाग 6 में हम करा देते, कोई भी संख्या होती है। पहले जब बट्टे का साथी कोई नंबर देता है, हमसे एलसीएम पूछता है, तो ऊपर का एलसीएम निकाल लेते हैं, नीचे का एलसीएम निकाल देते हैं, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ निकाल देते हैं, भाग करा देते हैं। तो 1 का भाग हम 6 से कराएंगे तो 6 आएगा, यानी 1/7, 2/5 और 3/15 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, 6 होगा। तो इस सवाल का दोस्त मेरे बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 हल करिए। 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयताकार दिया पार्क है, उसका क्षेत्रफल एरिया निकालना है। तो क्या होगा दोस्त, फार्मूला रख दीजिए भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ तो रखना है बस। 12 मीटर लंबा यानी लेंथ 15 मीटर है और ब्रेथ यानी चौड़ा है 12 मीटर। तो 15 × 12 कितना होगा, 15 धाम 150, 15 दूना 30 यानी 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी एरिया कितना हो जाएगा दोस्त, 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से पहला ऑप्शन जो बन रहा है बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं। बताइए दोस्त किसी प्रकार का दिक्कत। तो 52 का ऑप्शन यहाँ से क्या आप सभी को दिक्कत आया आंसर को हल करने में, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कॉल करिए मेरे दोस्त। तो ये सवाल देखिए, 40 kg, 49 kg, 56 kg, 71 kg और 39 kg वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन केजी में ज्ञात करिए। भाई ऑप्शन नहीं दिया है क्या, लेकिन हम हल करेंगे भाई। औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज बराबर सभी संख्याओं को जोड़ लिया जाए, 40 + 49 + 56 + 71 + 39 बटे में टोटल 5 से भाग कर देंगे, जोड़ा जाए। 9 × 1 = 10, 10 × 6 = 16, 16 × 9 = 25, 25 का 5, 2 हाथ से लगा, 3, 7 × 3 = 10, 10 × 5 = 15, 15 × 4 = 19, 19 × 4 = 23, 23 × 2 = 25, यानी 255 बटे में 5 कितना आएगा, 50, 25, 5 × 1 = 5 यानी 51 आएगा। तो सभी परिवार का औसत जो वजन होगा केजी में 51 kg होगा। तो भाई देखिए ऑप्शन तो दिया होगा भाई 51 kg। देखिए तो इस सवाल का मेरे दोस्त बी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 को। चलिए भाई इस सवाल का राइट आंसर निकाल के बताइए। 5 लड़कियां हैं P, Q, R, S और T एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो 5 लड़कियां हैं भाई। चलिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। 1, 2, 3, 4, 5वां यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या बोला है, सवाल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यस और टी के बीच में केवल एक लड़की बैठी है। यस और टी के बीच में केवल एक लड़की बैठी है। ठीक है, बैठा दिया। पी जो है वो आर के ठीक बाएं बैठी है, बैठी होना चाहिए क्योंकि लड़की है भाई। आर के ठीक कौन बैठी है, पी बैठी है। तो आर को यदि हम यहां पर बैठाते हैं तो आर के ठीक बाएं, इधर तो राइट होगा, इधर साथ ही बाएं होगा, लेफ्ट होगा इधर। तो यहाँ पे पी यहाँ बैठ जाएगा भाई, है ना। तो देखिए सवाल दिया भाई आर के ठीक बाएं बैठी पी, तो आर के ठीक बाएं पी को बैठा दिया। एक खाना बच रहा है, इसमें क्यों बैठा दीजिए, सिंपल सा सवाल क्या पूछ दिया है। टी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन सी लड़की बैठी है। टी के दाएं से यानी टी के राइट साइड से, देखिए टी के राइट साइड से पहला पे पी है, दूसरका पे आर है, तीसरके पे यस है। तो सर जी टी के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन सी लड़की बैठी है, तो यस लड़की बैठी है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कॉल करिए साथी, क्या बनेगा राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए
जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हल करिए साथी इस सवाल का। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? 23। तो दोस्त मेरे 23 है, क्वेश्चन मार्क है, 89 है, 177 है, 353 है, 705 है। तो बताइए भाई, श्रृंखला बढ़ रहा है भाई, है ना दोस्त? कैसे आया होगा बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कहाँ से आंसर आएगा इसमें। तो दोस्त जैसे यहाँ पे 23 के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो पहले देखिए 79 से 177 कैसे बना होगा। 79 में हम क्या जोड़ दें कि भाई 177 बन जाए। 79 में 11 जोड़ देंगे तो 100 और 77, यानी इसमें 88 ऐड हुआ है। 88 79 में भाई 88 ऐड हुआ तभी देखिए 177 बना है। और हम इस 177 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 353 बन जाए। तो दोस्त मेरे 88 का दुगना करिए, कितना होगा? 88 का दुगना, 88 दुना कितना हो जाएगा? 2 8 16 6, 2 8 16 17, यानी 176। 176 में आप 177 को जोड़िए, 177 में 176 को जोड़िएगा तो आपका 353 निकल के आएगा। फिर साथ ही 353 में ऐसा क्या जोड़ेगी 705 आ जाए। तो 176 का दुगना करिए, कितना होगा? 2 6 12 का 2 1, 2 7 14, 1 15 के 1, 2 1 कम 2 3। तो दोस्त मेरे इस 353 में 352 को जोड़िएगा, देखिएगा 705 आ जाएगा। यानी साथ देखिए 88 का दुगना 176, 176 का दुगना 352। तो दोस्त मेरे इस 88 का दुगना किसका है? 88 किस नंबर का दुगना है? तो सर जी 44 का तो है। तो 44 कैसे आया होगा भाई? अब ये 44 किसका दुगना है भाई? 22 का दुगना होना चाहिए भाई, है ना दोस्त? अब देखिए ध्यान दीजिए, तो इसमें यदि साथी हम, तो यदि 23 में हम मान के चलिए दोस्त 44, ठीक, 23 में यदि हम 45 को यहाँ पे 23 के बाद यदि 22 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा दोस्त मेरे? 23 में यदि साथी हम 22 को जोड़ते हैं तो भाई देखिए कितना आता है? 45 आता है ना दोस्त? अब देखिए जब हमने यहाँ पे 23 में 22 को जोड़ा तो भाई 45 आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क यदि 45 आ गया तो अब देखिए 45 आपको 89 जाना है, तो 22 का दुगना 44 करेंगे तभी तो साथी 45 में 44 को जोड़ेंगे तो 89 आएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो हमारा आंसर आएगा वो 45 आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम आपको अच्छी तरीके से समझा दें, एक बार फिर से देखिए 23 और हमने आपको बताया कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह 45 आना चाहिए, ठीक है। देखिए 89, 177, 353 और 705 यही नंबर है। देखिए 23 से 45 यानी प्लस 22 किया, 45 से 89 प्लस 44 को ऐड किया, 89 से 177 तो प्लस 88 को जोड़ दिया, 177 से 353, 88 के दुगना 176, 353 से 705 तो 176 का दुगना कितना अभी हमने किया भाई 352 किया था, ठीक है। देखिए 42 दुना 44, 44 दुना 88, 88 दुना 176, 176 दुना 352। तो अब तो समझ में आ चुका होगा। तो कैसे आया इस सवाल का? सी ऑप्शन 45 आंसर। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा बताइए साथी। कथन क्या दिया? सभी ग्रह तारे हैं, यानी सभी जो ग्रह हैं वो क्या है? तारे हैं, है ना। और सभी जो तारे हैं, सभी जो तारे हैं वो क्या है भाई? आकाश गंगाएं हैं, यानी एक से हम डिनोट कर देते हैं। अब निष्कर्ष क्या दिया? सभी तारे क्या ग्रह हैं? रॉन्ग है भाई, क्योंकि सवाल में बोला कि सभी ग्रह तारे हैं, तो पहला निष्कर्ष नहीं निकला है। देखिए निष्कर्ष में क्या पहला दिया है? सभी तारे क्या है? ग्रह हैं। लेकिन कथन में क्या बोला कि सभी ग्रह तारे हैं, नहीं कि सभी तारे ग्रह हैं। तो पहला तो निष्कर्ष रॉन्ग है भाई। सभी ग्रह क्या आकाश गंगा हैं? सभी ग्रह क्या आकाश गंगा हैं? बिल्कुल है भाई। देखिए तो यानी केवल दूसरा जो निष्कर्ष है ना वही निकल रहा है भाई, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर दे रखा है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो 4 यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा? एक निश्चित कूट भाषा में बेस्ट को 49 82 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और स्टेम को
64 89 के रूप में कूटबद्ध किया था। इस भाषा में बी के लिए कूट क्या होगा? तो दोस्त मेरे देखिए, बेस्ट है, बेस्ट में 4 अक्षर होते हैं, तो इसके लिए 4 अलग नंबर कोड दिया गया है, 4 9 8 2। और स्टेम है STEM, स्टेम में 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए 4 नंबर अलग कोड दिया गया है। और हमसे केवल बी का कोड पूछ दिया है। तो जब साथी सिंगल पूछता है बी या कोई भी नंबर पूछ दे चाहे अक्षर, तो हम दोनों में कॉमन चेक करते हैं। तो देखिए, बेस्ट में तो आपको बी मिल जाएगा, लेकिन साथी आपको स्टेम में क्या बी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये कॉमन वाला तो हमारा मेथड नहीं काम किया। तो जब साथी कॉमन वाला मेथड इस्तेमाल नहीं हुआ हमारे इस सवाल में, तो हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड किस में लगता है? नंबर में जो कोड हुआ है, और जिसमें बी रहेगा उसी में हमारा आंसर मिलेगा, यानी इसी बेस्ट में कोई ना कोई नंबर कोड होगा। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड कैसे लगता है। देखिए 4 इसमें भी है बेस्ट में, और स्टेम में भी 4 है, तो ये एलिमिनेट हो गया। फिर देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 9 भी एलिमिनेट हो गया। तो दोस्त मेरे देखिए 8 बेस्ट में है और स्टेम में भी 8 है, तो एक नंबर केवल बचा है बेस्ट में, 2। तो बी का कोड क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो भाई कोडिंग वाला जो होता है, यदि आपको मान के चलिए नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो भी सॉल्व का बी का कोड बता दे कि ABCD का तो कोड आपको मालूम होगा। तो बी का कितना कोड होता है? 2 होता है, तो इस सॉल्व का भी राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो ऐसे हल होता है। यदि कॉमन मिल जाता भाई इसमें, यदि भाई इसमें हम लोग अगर हल करते कि बी यदि बेस्ट में भी होता और स्टे में भी होता है, तो दोनों में कॉमन मिल गया होता, तो देखते आप ना कि इस कोड में भी कोई ना कोई नंबर होता है जो कि आपको कॉमन मिल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कॉल करिए। AE10 किसी निश्चित प्रकार से CG20 संबंधित है, ठीक उसी प्रकार KO20 MQ30 संबंधित है। उसी तरह का अनुसरण करते हुए CG30 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए AE10 जो है ना, वो दोस्त मेरे CG20 संबंधित है। जब साथी अक्षर और नंबर साथ में दे तो लगभग हम नंबर को सबसे पहले हल करते हैं। देखिए 10 से 20, यानी इसमें दोस्त 10 को ऐड कर दिया, या तो आप कह सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 10 दूना 20 आ जाएगा। और देखिए अब जब हम नंबर को हल कर दिया, तो हम अक्षर को हल करने की आवश्यकता है। तो A होता है 1 नंबर, और C होता है 3 नंबर, E होता है 5 नंबर, और G होता है 7 नंबर। देखिए 1 से 3, तो इसमें +2 किया, 5 से 7 +2 किया, तो साथ ही देखिए +2 गुणा 2 किया है। तो चलिए इसी मेथड को हम जो हमसे पूछा है इसको इसमें लागू करते हैं, देखते हैं आंसर आता है। +2 गुणा 2, देखिए CG30 है ना दोस्त, CG30 है ना। तो देखिए जब साथी 2 का हम गुणा करेंगे तो 60 आएगा, लेकिन भाई इसमें देखिए 60 है ही नहीं, तो तब तो भाई यहाँ पे हमसे कुछ गड़बड़ी हुई। देखिए AE10 और इसका रिलेशन CG20, तो भाई इसमें देखिए +10 किया है लगता है, 10 में 10 को जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा। इसमें तो देखिए A आपका 1 नंबर अभी तो इसे हल किया था भाई, है ना, इसमें +2 किया है। अब हमें दूसरा भी हल करना है भाई, नहीं तो बाई चांस दूसरा अलग हो गया तो दिक्कत हो सकता है। KO20 का रिलेशन MQ30, देखिए साथी 20 में 10 को जोड़िएगा तो 30 बन जाएगा। K होता है 11, M होता है 13, O होता है 15, Q होता है 17। देखिए इसमें +2 किया, इसमें +2 किया, तो भाई देखिए +2 10, ये हमारा मेथड है। तो अब हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं CG30 में, CG30 है ना दोस्त। C होता है 3, G होता है 7, और 30 में 10 को जोड़ना है, 30 10 40, और इसमें 2 को जोड़िए, देखिए 3 2 5, 7 2 9, तो 5 पे कौन अक्षर आता है? E आता है, 7 2 9 आएगा भाई, 9 पे आई, यानी EI40 आंसर हो जाएगा। EI40 देखिए कौन सा? D ऑप्शन। तो EI40 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 58 का D विल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त 3 2 5 जोड़ने पर E आया है, फिर 7 2 9 हमने लिखा नहीं नंबर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग, छोटी छोटी ये बात है भाई, इतना कराने चले गए तो टाइम बहुत चला जाएगा हम लोग का। तो दोस्त मेरे ये सवाल को हल करिए। तो यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? हल करिए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर है
प्लस माइनस को बदलना है आपस में, गुणा भाग को भी आपस में बदलना है। चलिए बदलते हैं। यहाँ पे समीकरण दिया है, देखिए 12 के बाद देखिए भाग दिया है तो भाग को गुणा बदलना है। 3 के बाद माइनस है तो माइनस को प्लस बदलना है। 8 के बाद देखिए प्लस है तो माइनस में। 16 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को भाग में। तो इसमें हमारा नियम लग चुका है, प्रश्न का कंडीशन आ चुका है, अप्लाई कर दिया हमने। तो इसमें हम बॉडमस नियम लगा सकते हैं। देखिए 12 23 36 इधर से प्लस 8 माइनस 4 का भाग 16 में दे देंगे 4। 36 और 8 कितना होता है 44। 44 में से 4 को कम कर दीजिए 40 हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे 15 का बी ऑप्शन आप सभी का आ चुका। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 60 राइट आंसर क्या होगा? किसी निश्चित कूट भाषा में नथिंग टू हाइड को टीएम एम के एस से लिखा जाता है और हाइड एंड सीक को एम के डब्ल्यू डी आई क्यू लिखा जाता है। तो इसी भाषा में हाइड को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्त मेरे हमसे केवल हाइड का पूछा है, सिंगल पूछ दिया है तो हम दोनों में कॉमन चेक कर लेते हैं। पहला काम जब सिंगल पूछेगा तो पहला काम हमारा यही है, हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि हम दोनों में कॉमन चेक करेंगे। देखिए हाइड हमसे पूछा है ना, तो देखिए नथिंग टू हाइड इसमें भी हाइड है और साथ ही हाइड एंड सीक इसमें भी हाइड है, यानी साथ ही दोनों में कॉमन मिल गया। इसका मतलब जो ये इसमें कोड हुआ है उसमें भी कोई ना कोई आपस में कॉमन होगा। देखिए यम के देखिए यम के इसमें भी है और यम के इसमें भी है। देखिए नथिंग टू हाइड का कोड यहाँ पर है और हाइड एंड सीक का कोड इसमें है। तो भाई हमने हाइड को देखिए कॉमन मिला लिया क्योंकि भाई प्रश्न में दोनों कॉमन दिया हाइड। तो इसके बाद जब हमें मालूम चला कि जब जो कोड क्या है उसमें तो हाइड कॉमन है, जो कोडिंग हुआ है उसमें भी कोई ना कोई तुरंत दिमाग हमारा क्लिक किया कि दोनों कॉमन होगा। तो देखिए यम के कॉमन है तो हाइड का कोड क्या हो यम के हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे यह फाइनली 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका आज की शुरुआत का, आज पहला ओरिजिनल पेपर में। अब बताइए साथी आप सभी का टोटल 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। बताइए दोस्त किसी प्रकार का डाउट? तो भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना है। डेली क्लास आने वाली है बहुत ही दमदार तरीके से। ये तो भाई ओरिजिनल पेपर तो शाम को 6:30 पर डेली आएगी, एक भी दिन मिस नहीं होने वाली है, ठीक है। तो और भी किसी प्रकार का डाउट तो जरूर पूछिएगा भाई। तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते, मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।